हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2 के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने बताया था उसके बारे में, और वहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था F = G m1 m2 अपन r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वो किस पे डिपेंड करता था? मासेस पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे। क्लियर है? फिर इसके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर। तो एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत सारे पढ़ाई की है इसके बारे में, और बहुत सारे स्टडीज से बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किए हुए थे। तो उन सारे डाटास को देख करके केप्लर साहब जो थे उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर 3 लॉ बताया। उन्होंने कितने लॉ बताए? 3। उसको बोला जाता है लो 1, लो 2, लो 3, या केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर सेकंड लॉ और केप्लर्स थर्ड लॉ। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ क्या था केप्लर का कि जो प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं वो कोई सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते हैं, वो एक एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल पाथ। जैसे अगर ये सन है तो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, वो कैसा पाथ है? एक एलिप्टिकल पाथ है, मतलब एलिप्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एलिप्स के फॉर्म में। सच दैट सन जो है वो कहाँ पे है? फोकाई पे है। तो एलिप्स ये हुआ। तो एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पे कौन होगा? हमारा सन होगा। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या था केप्लर का कि प्लैनेट सन के अराउंड जो ऑर्बिट करेंगे वो किस पाथ में करेंगे? एलिप्टिकल पाथ में। और सन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो सन उसके फोकस पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या था? लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन। सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला लाइन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज ये प्लैनेट अभी यहाँ पे है और कुछ t1 टाइम चलने के बाद यहाँ पे आ गया, तो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है तो यहाँ पे ये एरिया स्वीप्ट किया। क्लियर है? अब इस पोजीशन से सपोज वो इस पोजीशन पे आया और फिर टाइम कितना लगा? t। तो इस बार जो एरिया होगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया। क्या करेंगे? इक्वल एरिया को स्वीप करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आ रहा समझ में? थर्ड लॉ क्या था? द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से जो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, एलिप्टिकल पाथ है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो मीन डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम। ऑर्बिटल टाइम क्या होगा? अगर प्लैनेट यहाँ से मोशन करना शुरू किया और वापस से वहाँ पे आया, जो टाइम लगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटल टाइम। मतलब एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल टाइम। और मीन डिस्टेंस किसको बोलेंगे? एवरेज डिस्टेंस को। तो क्या पाया गया कि वो क्या है? तो r³ जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? t² के। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, r को हमने क्या मान लिया? मीन डिस्टेंस। t को मान लिया ऑर्बिटल टाइम पीरियड। क्लियर है? तो क्यूब ऑफ क्या? मीन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड। तो ये हमारे तीनों लॉ थे किसके? केप्लर्स के प्लैनेट के मोशन के ऊपर। फर्स्ट लॉ था कि प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे। सेकेंड था कि इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने पे जो एरिया स्वीप होगा वो इक्वल होगा। क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? और तीसरा लॉ क्या है कि मीन डिस्टेंस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या है? एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t² को इधर लाएंगे तो r³/t² = कांस्टेंट। क्लियर है? अब इस लॉ के ऊपर हम लोग जो यहाँ से रिलेशन आया है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r² के। आया था ना? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस
रिलेशन को हम लोग अब प्रूव करने वाले हैं केपलर की मदद से। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि इनवर्स रिलेशन को आप प्रूव करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों होता है। ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रूफ के लिए हमें केपलर्स के थर्ड लॉ का थोड़ा बहुत यूज होने वाला है, इसलिए हमने पहले केपलर्स के थर्ड लॉ को या केपलर्स के लॉ ऑफ मोशन को हमने पढ़ा है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों है। इस चीज को हम लोग अब डिराइव करने वाले हैं। क्लियर है? आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर क्यों होता है। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर रूल। इस रूल को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। क्लियर है? तो हमें पता है कि प्लैनेट्स का जो मोशन है वो सन के अराउंड है। हमने ये बात बताया था कि सन और प्लैनेट जो है वो दो मासेस हैं, तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो सन एक फोर्स लगा रहा होगा। और ये भी बताया था कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है तो एक फोर्स होता है जो हमेशा किधर की तरफ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है ना। इसके बारे में भी कल हम लोग बात किए थे। और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सन जो फोर्स लगा रहा होगा प्लैनेट के ऊपर वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? mv स्क्वायर अपन आर। क्या होता है? mv स्क्वायर अपन आर। अगर v इसका स्पीड है और इनके बीच का दूरी r है तो जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा, कितना लग रहा होगा? mv स्क्वायर अपन आर। m उसका क्या होगा? मास होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। तो यहाँ से हम लोग मास तो क्या है? कांस्टेंट है। मास कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वी स्क्वायर अपन आर। हमें आर चाहिए, वी तो नहीं चाहिए। वी क्या है? स्पीड। तो अगर स्पीड यहाँ से अगर निकालें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अगर आर उसके बीच का दूरी है, सेंटर सन और प्लैनेट के बीच की दूरी आर है, ये सपोज ये सर्कुलर मोशन है, जस्ट लाइक सर्कुलर मोशन, तो डिस्टेंस क्या होगा उसके? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। और टाइम पीरियड को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? टी मान के चल रहे हैं। जो ऑर्बिटल मोशन को कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है? टी। और उसके बीच का दूरी क्या है? आर, यानी रेडियस क्या है? आर। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो v इक्वल टू आ गया 2 पाई आर बाई टी। हमें तो चाहिए v स्क्वायर, तो v स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और टी का स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर। इस वैल्यू को अब वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। और पहले से एक नीचे में क्या है? आर। तो 1 आर से 1 आर चला जाएगा। और 4 और पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल है तो हटा सकते हैं उसको। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू आर बाई टी स्क्वायर आ गया। अभी हमने केपलर्स थर्ड लॉ को पढ़ा। तो केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था? केपलर्स थर्ड लॉ क्या था? याद हो गया होगा आप लोग को। क्या था? आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यही था केपलर्स थर्ड लॉ। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट। टी स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? आर क्यूब। तो टी स्क्वायर को जब आर क्यूब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर बाई आर क्यूब। और यहाँ पे लिख देंगे क्या? यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। किसका यूज किया हम लोग? केपलर्स थर्ड लॉ का। तो एक आर से एक आर क्या होगा? कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आर स्क्वायर। तो डेरिवेशन करने के लिए स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यूज किया, मास को हटाए तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया। अब v को क्या लिखा हमने? तो v इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस 2 पाई आर, सर्कुलर मोशन रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और टाइम पीरियड को हमने क्या माना? t। हमें v स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दिया और इस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। 4 और पाई कांस्टेंट है तो वो हट जाएंगे। अब बचा r अपन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। देखिए हमारा फोकस कहाँ पे है? r पे। तो टी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है और वो कहाँ से एलिमिनेट किया हम लोग? केपलर्स थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ क्या बोलता था? क्यूब ऑफ
मीन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड, उसका यूज़ कर लिया, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एक आर से एक आर कट गया, 2r बचा, यानी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर रूल का ये क्या है हमारा डेरिवेशन। क्लियर है? आया होगा समझ में आप लोग को? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोग जरूर दिमाग में इसको रखिएगा। क्लियर है? आया समझ में? आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे की जो भी बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।